हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हमारी करंट अफेयर की अगली क्लास है, यानी 26 अगस्त 2025 की। और हमारा जो करंट अफेयर है बेटा, वो डेली बेस पर हम यहाँ पर कराते हैं। और यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है, ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव, यानी जितने भी प्रतियोगी एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए हम इसकी क्लास ले सकते हैं। ओके, तो ये 26 अगस्त की क्लास है। सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एसएससी, रेलवे, पीएससी, सारे एग्ज़ाम्स के लिए हम यहाँ पर ये क्लास ले सकते हैं। जो स्टूडेंट पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, उनको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इसमें हम पूरा तो एक तो कॉन्सेप्ट वाइज कराते हैं, उसके बाद इसको हम कराते हैं वन लाइनर, यानी आपके कॉन्सेप्ट में भी क्वेश्चन हो जाएंगे, वन लाइनर में भी क्वेश्चन हो जाएंगे, और दोनों तरह के आपको अपने अफेयर में यानी अपने नोट्स में लिखना है। ओके, तो इससे पहले कि जितने भी करंट अफेयर है, मैं आशा करता हूँ आप लोगों से कि आपने उसको पढ़ा होगा और अपने नोट्स भी बनाए होंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले करंट अफेयर यानी आज के पहले करंट अफेयर की तरफ। तो पहला जो करंट अफेयर है बेटा, वो हमारा इंटरनेशनल से यानी अंतर्राष्ट्रीय। भारत जापान ने स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन बंद कर दिया है। ठीक है, एक मिनट। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर भारत और जापान ने ऊर्जा क्षेत्र में अपनी आबादी को विभाजित और वर्गीकृत किया है। इसके तहत 25 अगस्त 2025 को भारत जापान ऊर्जा संवाद यानी मंत्री स्तरीय भारत जापान का जो संवाद था, वो आयोजित किया गया। ओके, हर एक चीज़ को आप क्लियर करते हुए चला करो, ताकि जो आप जैसे कि आप किसी से बात करेंगे तभी भी आपको ये चीज़ें क्लियर रहे। यानी जो बेटा यहाँ पर जो संवाद हुआ था, वो मंत्री स्तर का था। ओके, एक जापान का मंत्री और दूसरा इंडिया का मंत्री, ठीक है, कैबिनेट मंत्री, जिसमें दोनों देशों ने भाग लिया, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जारी हुआ। बैठक में सह अध्यक्ष भारत के विद्युत, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और जापान के उद्योग और व्यापार एवं उद्योग मंत्री मोतोयोगी की यह जापान भारत देशों के बीच संयुक्त राष्ट्र के बीच स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी यानी क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप संवाद का महत्व शामिल है। ठीक है, चलिए, आपसे वहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि हाल ही में किन दो देशों ने ये जो मीटिंग का भी मैंने बताया, जिक्र किया, उसके बीच हुई, तो आपको इन दोनों देशों के नाम याद रखना है। फिच ने स्थिर परिदृश्य के साथ भारत की BBB रेटिंग जारी की है। अब ये होता क्या है, फिच रेटिंग्स क्या होता है, ये हम पूरा भी समझेंगे। अपनी ताज़ा समीक्षा में फिच रेटिंग्स ने भारत की दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा जारी करता डिफ़ॉल्ट रेटिंग IDR को BB यानी BBB स्थिर दृष्टिकोण के साथ बरकरार रखा है। यह निर्णय जो 25 अगस्त 2025 को जारी किया गया, भारत की मजबूत विकास दर, सुदृढ़ बाहरी वित्तीय स्थिति और स्थिर व्यापक आर्थिक ढांचे को मान्यता देता है। साथ ही यह दर्शाता है कि काल्पनिक जोखिमों के बावजूद भारत की दीर्घकालिक आर्थिक बुनियादी पर फिच को पूरा विश्वास है। अब जब बेटा फिच क्या होता है वो समझिए, तब हमें ये चीज़ समझ में आएगी। फिच रेटिंग्स एक पुरस्कार विजेता अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, यानी जो एक रेटिंग दी जाती है, ठीक है, जो इंटरनेशनल या बिग 3 क्रेडिट रेटिंग्स में से एक है, जब अन्य दो जेन्स मूडीज स्टैंडर्ड यानी पुअर्स
फिच होने रेटिंग इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर क्रेडिट या रनिंग प्रदान करता है। इसकी लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि इंडिया को क्या दिया गया है, तो ट्रिपल बी रेटिंग दिया गया है। ओके, चलिए आगे का करंट अफेयर क्या है सम्मेलन के बारे में। बारबाडोस में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? ओम बिरला, जो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थे। कौन थे? पूर्व लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 5 से 12 अक्टूबर 2025 को ब्रिजटाउन बारबाडोस में आयोजित होने वाले 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। यह सम्मेलन राष्ट्रमंडल संसदीय संघ द्वारा आयोजित किया जाएगा। इसमें 180 सीपीए, ठीक है, सीपीए मतलब है राष्ट्रमंडल संघीय संसदीय संघ, 180 सीपीए शाखाओं के सांसद लोकतंत्र, सुशासन और वैश्विक सहयोग जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। तो ये नेशनल संसदीय संघ यानी सीपीसी क्या है? नेशनल संसदीय संघ और नेशनल संसदीय संघ का वार्षिक सम्मेलन है। ठीक है, यह सांस्कृतिक कलाकारों का सबसे बड़ा वार्षिक सम्मेलन है जो संसदीय और राजनीतिक कलाकारों पर चर्चा करने के लिए सम्मिलित होता है। प्रत्येक वर्ष इस सम्मेलन में एक अलग राष्ट्रीय संसद का गठन किया जाता है। क्लियर? चलिए, यह खेल से संबंधित एमसीएम ने गावस्कर की प्रतिमा का अनावरण किया। शरद पवार को सम्मानित किया गया। मुंबई क्रिकेट संघ एमसीए 23 अगस्त 2025 को वानखेड़े स्टेडियम में एक ऐतिहासिक पहल की। भारतीय क्रिकेट के दिग्गजों को श्रद्धांजलि देते हुए एमसीए ने पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर की प्रतिमा का अनावरण किया और शरद पवार क्रिकेट संग्रहालय का उद्घाटन किया। ये इनको श्रद्धांजलि नहीं दी गई है, ये तो अभी ठीक ठाक है। यह कदम मुंबई की समृद्ध क्रिकेट परंपरा को सलाम करता है, जहां एक महान बल्लेबाज और दूरदर्शी प्रशासक दोनों के योगदान को सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय समाचार यानी जीईएम। सरकारी ई मार्केट प्लस ने अपनी स्थापना के बाद संचयी सकल व्यापार मूल्य में 15 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया है। सरकारी ई मार्केट प्लस यानी जीईएम ने 2016 में शुरुआत के बाद अब तक कुल 15 लाख करोड़ का संचयी सकल वस्तु मूल्य पार कर लिया है। यह उपलब्धि भारत की पारदर्शी, दक्ष और समावेशी सार्वजनिक खरीद व्यवस्था की दिशा में बड़ी छलांग है, जो पिछले 9 वर्षों में जीईएम एक ऐसा डिजिटल मंच बन चुका है जो सरकारी विभागों को एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला नेतृत्व वाले व्यवसायों, अनुसूचित जाति जनजाति, ठीक है, और स्वयं सहायता समूहों को क्या करता है? जोड़ता है। ठीक है, अगला है हमारा डिफेंस से। भारतीय नौसेना उदयगिरी और हिमगिरी का जलावतरण, मतलब इनको पानी में, समुद्र में उतार दिया गया है। भारत की समुद्री रक्षा क्षमता को नई शक्ति देने की दिशा में भारतीय नौसेना 26 अगस्त 2015 को विशाखापट्टनम नौसैनिक अड्डे पर प्रोजेक्ट 17A की 2 उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट्स आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी को कमीशन करने जा रही है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में होने वाला ये अनेक ड्यूअल कमीशनिंग पहली बार होगा, जब अलग-अलग भारतीय शिपयार्ड्स में निर्मित 2 बड़े सतही युद्धपोतों का एक साथ नौसेना में शामिल किए जाएंगे। अब इन दोनों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है थोड़ी बहुत। INS हिमगिरी के बारे में, यह पहला P-17A स्टील फ्रिगेट जिसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा विकसित किया गया। वहीं उदयगिरी दूसरा PL-17A स्टील फ्रिगेट, इसको मझगांव डॉक्स शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया। यह नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो का द्वारा डिजाइन किया गया शोभा जहाज भी है। इसमें क्या क्या क्षमताएं हैं वो देखिए। ब्रह्मोस मसाल, बराक 8 मिसाइल, LRSM टॉर्पीडो, रॉकेट लॉन्चर, उन्नत रडार और शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से सुसज्जित है। अब आगे क्या विरासत, दोनों जहाज़ों के नाम पहले के INS उदयगिरी 1976 में था और INS हिमगिरी 1974 में था, के ऐतिहासिक नामों को दोबारा से लिया गया है। जिन्होंने मतलब ये जो पुराने जहाज़ थे बेटा 1976 में और 1974 में, उन्होंने कुछ ऑपरेशन किए थे, जैसे ऑपरेशन पवन, कैक्टस और सहायता जैसे कई ऑपरेशन किए थे। चलिए अगला ये है वन लाइनर। हाल ही में आयोजित 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। ठीक है। भारतीय निशानेबाज ऐश्वर प्रताप सिंह तोमर ने, ये मैं करा चुका हूँ। भारत ने किस देश के लिए डाक सेवाओं का अस्थायी निलंबन कर दिया है? तो अमेरिका। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI का प्रमुख हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है। सुरवरम सुधाकर रेड्डी कौन थे जिनका 83 यानी 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये राजनेता थे। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा निम्न में से किस ग्रह के नए चंद्रमा का मतलब होता बेटा उपग्रह, ठीक है, यानी सैटेलाइट S2025 U1 की खोज की गई है। तो यूरेनस का, ठीक है, एक नया उपग्रह खोजा गया है। ये आपको याद रखना बेटा, इम्पोर्टेंट है ये ना। GST परिषद की 56वीं बैठक निम्न में से किस शहर में आयोजित किया जाएगी? तो नई दिल्ली में। अगला है जूनियर विश्व व्यक्तिगत खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कंपाउंड तीरंदाज कौन बनी? चिकिता तानिपर्थी। 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ठीक है, तो इसका किया जाएगा बारबाडोस में, जिसमें ओम बिरला क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे, यानी भारत का नेतृत्व करेंगे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश को। भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व निम्न में से कौन सा बनाया गया है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व। महिला समानता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 26 अगस्त।